हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं दोपहर के 1, स्टार्ट हो चुकी है आपकी क्लास। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आधा दिन आप लोगों का बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी मंगलमय शुभ हो। तो जल्दी से एक बार क्लास में आ जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज होने वाला है आपका लाइव टेस्ट। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना लाइव टेस्ट करने वाले हैं। मतलब देखेंगे कि कितनी चीजें हमें आती हैं। टेस्ट होगा तो यहाँ पर आप, मतलब मैंने आपको पढ़ाई हुई है चीज़, ऐसे कोई चीज़ नहीं मैं कुछ अलग दुनिया की लेकर आई हूँ। सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई हुई होंगी। टेस्ट होगा तो एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन में दूंगी नेक्स्ट डे, आपका जो जिसमें भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। हाँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकलेंगी वो मैं आपको जरूर क्लास के साथ बताती हुई चलूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड फायर राउंड को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुति ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको प्रस्तुति बनानी है, इफ यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन, तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, कौन सी एप्लीकेशन को चुनोगे अगर आप प्रस्तुति बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए MS विंडोज, ऑप्शन बी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन सी MS एक्सेल या ऑप्शन डी MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जल्दी से बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल जल्दी, क्वेश्चन लगते के साथ ही आंसर आनी चाहिए। यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है पावर पॉइंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या स्लाइड से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या स्लाइड से रिलेटेड आपके पास होता है कौन सा सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट। अगर आपको मतलब बही खाता बनाना है, अगर आप रो और कॉलम वाली चीजें करना चाहते हो, पंक्ति और स्तंभ वाली चीजें करना चाहते हो, तो MS एक्सेल होता है। अगर आप केवल दस्तावेज बनाना चाहते हो, केवल आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, दस्तावेज बनाना है, तो होता है MS वर्ड। क्या होता है, MS वर्ड होता है। अगर यही मैं फाइल एक्सटेंशन की बात करती हूं, तो फाइल एक्सटेंशन कैसे पता चलेगा कि ये फाइल आपकी MS वर्ड की है, ये फाइल MS एक्सेल की है और ये फाइल MS पावर पॉइंट की है। तो यहां पे देखना, अगर आपको MS वर्ड की फाइल का पता लगाना है तो इसकी एक्सटेंशन होती है .doc। अगर आपको पता करना है कि भाई ये फाइल MS एक्सेल में बनी हुई है तो इसकी एक्सटेंशन होती है .xls। और अगर आपको देखना है कि भाई फाइल तो पावर पॉइंट की है, कैसे पता लगाओगे, क्योंकि इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है .ppt। 2007 से पहले ऐसी थी, 2007 के बाद इन सब के आगे X लग गया, DOC बन गया DOCX, XLS बन गया XLSX और PPT बन गया PPTX। क्लियर, X लग जाता है, क्यों लगता है X? इसलिए लगता है क्योंकि 2007 में XML भाषा को जोड़ा गया, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और जब से ये भाषा जुड़ी तब से इन सब के एक्सटेंशन के आगे X लगना शुरू हो चुका था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इनमें से। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक CD-ROM सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैसा सॉफ्टवेयर होता है, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर हो जाता है, बिल्कुल ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बातचीत नहीं करनी है, केवल और केवल आपको क्वेश्चंस के आंसर पर ध्यान देना है। तो शांति से केवल पढ़ाई कीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखो अगर मैं बात करती हूं पूरे सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर 2 घटकों के बीच में चलता है। कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इन दोनों चीजों से ही चलता है। एक तो कंप्यूटर के पास होता है हार्डवेयर, क्लियर है, और एक कंप्यूटर के पास होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है,
ओके अगर मैं बात करती हूँ हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर होती है आपकी जिसको आप छू सकते हो, जो टचेबल होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, तो ये सारी चीजें हार्डवेयर है जिनको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। अगर मैं बात करती हूँ सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वो चीजें हो जाएंगी जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको आप टच नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, जिनको टच नहीं किया जा सकता, जो प्रोग्राम होते हैं उनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। क्लियर? सॉफ्टवेयर होते हैं आपके दो प्रकार के, सॉफ्टवेयर होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चला के दिखा दो कंप्यूटर, है नहीं, नोबेल प्राइज नहीं मिल जाएगा। देखो, बिना आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम को नहीं चला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, बिना विंडो के क्या कंप्यूटर को चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका मोबाइल फोन एंड्रॉइड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या बिना एंड्रॉइड के मोबाइल फोन चल जाएगा? नहीं चलेगा। बिना एंड्रॉइड के बन जाएगा वो डब्बा है, डब्बा अंकल का डीबी डब्बा। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, भाषा अनुवादक लैंग्वेज कन्वर्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिंकर और लोडर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। क्लियर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर के अनुसार आप डाउनलोड भी कर सकते हो और मिटा भी सकते हो। यूजर के अनुसार डाउनलोड और मिटाया भी जा सकता है। क्लियर? तो यहां पे हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये सिस्टम पे अहम भूमिका निभाता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द लैंग्वेज दैट आर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है और उसी में वो आगे का काम निष्पादित करता है? मशीन भाषा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम प्रोग्राम, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बताना है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, ए, बी, सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है और उसी में वो आगे काम करता है? जाहिर सी बात है, मशीनी भाषा। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशीनी भाषा में दो चीजें होती हैं, 0 और 1। 0 और 1 को बोला जाता है बिट, और बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट की अगर मैं बात करती हूँ, 0 1 कंप्यूटर समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सर्किट पर चलता है। या तो स्विच ऑफ होगा, या तो ऑन होगा, या तो करंट जाएगा, या तो नहीं जाएगा। ऑफ, 0 का मतलब होता है ऑफ है, 1 का मतलब होता है ऑन है। और बाइनरी डिजिट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनीज। किन्होंने आविष्कार किया था इसका? गॉटफ्राइड लेबनीज। और आगे चल के फिर लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने 1942-44 के अराउंड जो एनालिटिकल इंजन बना था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसमें प्रोग्रामिंग की थी। क्लियर? तो ये पूरी चीज हो जाती है आपकी मशीनी भाषा से सम्मिलित या उससे रिलेटेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन, निम्न में से कौन एक छवि फाइल एक्सटेंशन नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी एक चित्र से संबंधित फाइल की एक्सटेंशन नहीं है? तो इनमें से कौन सी चित्र से संबंधित नहीं होगी? ऑप्शन आपको दे रखा है, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, डब्ल्यूएवी। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? इनमें से कौन सी चित्र से संबंधित फाइल एक्सटेंशन नहीं होगी? तो अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जेपीजी फाइल से संबंधित है, चित्र से बिल्कुल। जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पर ई तो दे नहीं रखा, तो हम यहां पर लिखेंगे जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जीआईएफ की फुल फॉर्म हो जाती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ जो हम व्हाट्सएप पे हिलती डुलती इमेजों को भेजते हैं। पीएनजी की फुल फॉर्म हो जाती है
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसकी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, है ना। बेशक फोटो खिंचवाई हो, पीछे हो भैंसिया, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ताजमहल खड़ा कर सकते हो, आईफिल टावर खड़ा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ना, बीबी का मकबरा, जो भी आप चाहो वो सारी चीजें आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो। पीएनजी के साथ होता है। लेकिन WAV ये ऑडियो से रिलेटेड फाइल है, ऑडियो मतलब आवाज, संगीत, ठीक है, तो ये आपकी चित्र से संबंधित नहीं होगी। तो इन शॉर्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको। अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली अ बिलियन बाइट्स, इनमें से कौन सा 1 बिलियन बाइट के बराबर है। इनमें से क्या 1 बिलियन बाइट के बराबर होगा। 1 मिलियन है, सॉरी, ओके, 10 लाख ना, मतलब 1 मिलियन बाइट के बराबर इनमें से कौन सा होगा। 1 मिलियन बाइट, और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो इनमें से कौन सा 10 लाख बाइट के बराबर होगा। गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताना है आपको, 5 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे किसके बराबर होगा ये, 1 मेगाबाइट, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहां पे मेगाबाइट करेक्ट आंसर है। 1 MB इज इक्वल्स टू 1 मिलियन बाइट। कैसे निकालोगे इसकी, मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई थी। 1 के बी के क्या बताई थी इसकी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। 1 के बी के मांगता है पीजी, 1 के बी के मांगता है पीजी। ये हो जाएगी बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। क्लियर है, नहीं तो लिख दूं, चलो लिख देती हूं। छोटे वाले बी से हो जाता है बिट, एन से हो जाता है निबल, बड़े वाले बी से हो जाता है बाइट, के से हो जाता है किलोबाइट, एम से हो जाता है मेगाबाइट, जी से हो जाता है गीगाबाइट, टी से हो जाता है टेराबाइट, पी से हो जाता है पेटाबाइट, ई से हो जाता है एक्साबाइट, जेड से हो जाता है जेटाबाइट, और वाई से हो जाता है योटाबाइट। ऐसे होते हैं, ठीक है। क्या पूछा था, 1 मिलियन बाइट मतलब 10 लाख। 10 लाख का मतलब 1000 इंटू 1000, और यहां पे अगर आप देखोगे तो बाइट से 1000 यहां पे लोगे और 1000 किलोबाइट में लोगे, तो बाइट से कहां जाना पड़ेगा, मेगाबाइट पे। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा 1 मेगाबाइट। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझना। देखो 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। किसके बराबर होगा, 1 मेगाबाइट के। मेगाबाइट से बाइट पर जाना है, तो 1024 ये 1024 ये, दोनों की करोगे गणना, मल्टीप्लाई, गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 मिलियन बाइट्स। क्लियर, तो यहाँ पर MB बिल्कुल सही आंसर था। बस याद रखना ये चीजें, 1 के बी के मांगता है पीजी, ताकि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स याद रहे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। All of the following are example of storage device except, निम्नलिखित में से सभी स्टोरेज उपकरणों के उदाहरण हैं सिवाय किसको छोड़ के। मतलब इनमें से किसके अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते डाटा को। क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें डाटा स्टोर नहीं हो सकता है, तो क्या है। हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या CD ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से किसके अंदर आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो कौन सी चीज के अंदर डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर है, प्रिंटर के अंदर है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर है, या CD ड्राइव के अंदर है। तो जाहिर सी बात है प्रिंटर के अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर का काम होता है केवल प्रिंट देना। प्रिंट की शॉर्टकट ट्रिक होती है Ctrl+P, तो ये पूरी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB तक स्टोरेज रख सकता है, हार्ड डिस्क टेराबाइट में स्टोरेज रखता है, CD 700 MB तक की स्टोरेज होती है। क्लियर, सब में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन प्रिंटर में आप डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। प्रिंटर के साथ में बता दो, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज करता है खटर पटर टकर टकर, नहीं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसके अंदर आता है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर,
लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, तो ये सारे हो जाते हैं आपके कौन से प्रिंटर, तो इम्पैक्ट जो आवाज करते हैं, पहले इस्तेमाल किए जाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते थे। दूसरे होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि बिल्कुल स्मूथली काम करते हैं, आज के टाइम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, तो ये सारे आपके कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है ना सारी चीजें? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द डैश ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग डेटा। इनमें से जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, वो डेटा को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली अगर आप एक लाइन पढ़ो ना, आपको यही समझ में आ जाएगा। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, बताना है देख के। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इनमें से किसको कहा जाता है? जाहिर सी बात है सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता है ये कैसे काम करता है? सीपीयू के अंदर 2 चीजें होती हैं, हमने खैर 3 चीजें पढ़ी हैं एमयू भी, पर वो इसके अंदर नहीं होती। सीपीयू के अंदर आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर होते हैं, सबसे तेज चलने वाली मेमोरी। सीपीयू अपना काम बांटती है और ये काम उठा के ले जाता है कैश वो काम ले जाता है रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास, और फिर वहां पे मेमोरी यूनिट काम करती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है अगर हम कंप्यूटर के अंदर जानते हैं तो, ठीक है। कैश बाहर होता है, कैश मेमोरी रैम को तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। रजिस्टर सबसे तेज चलने वाली मेमोरी है, जो कि सीपीयू के अंदर रहती है। क्लियर है? आगे चलें। अब मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के अंदर सारी चीजें लगी होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, जैसे साउंड कार्ड हो गया, वीडियो ग्राफिक कार्ड हो गया, सारी चीजें मदरबोर्ड पर ही तो लगी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, सीपीयू और मेमोरी पर स्थित है क्या चीजें? बताना है आपको। विस्तार, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई सीपीयू और मेमोरी इनमें से किस पर टिकी रहती है, किसके अंदर है? सीपीयू इन शॉर्ट में माइक्रो प्रोसेसर बोल सकती हूँ। भाई सीपीयू तो पहले पूरे के पूरे होते थे, उसके अंदर सारी चीजें आती थी। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर छोटी सी चिप की, या फिर मैं बात करती हूँ मेमोरी की, तो ये कहाँ लगी होती हैं? अभी मैंने बताया मदरबोर्ड पर ये सारी चीजें लगी होती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। The instructions about booting your system is stored in, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश में संग्रहित है। क्या संग्रहित है? रैम, बायोस, सीपीयू, रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शंस अबाउट बूटिंग योर सिस्टम, जब बूटिंग होती है तो इनमें से क्या काम करता है? रैम, बायोस, सीपीयू या रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो जब बूटिंग होती है तो उस दौरान क्या काम होता है? बूटिंग के दौरान आपकी रोम की चिप काम करती है, जो कि है बायोस। बायोस एक रीड ओनली मेमोरी की चिप है। बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी। और बायोस आपका जो टेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट, है ना, परीक्षण करती है, टेस्ट करती है। और पोस्ट की फुल फॉर्म हो जाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आपने पावर ऑन करी तो जो ब्लू कलर की स्क्रीन आपको दिखाई जाती है वो पोस्ट टेस्ट करती है, अपने आप को टेस्ट करती है कि मेरे अंदर जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लगे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन सबको दर्शाने का काम होता है किसका? बायोस चिप का। क्लियर है? ठीक है। अगर हम रोम की चिप की बात कर रहे हैं तो इसकी एक और चिप होती है, उसको हम बोलते हैं सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो सीमोस की फुल फॉर्म हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीमोस की। क्लियर?
सीमोस का काम क्या होता है? देखो, बायोस का काम होता है बूटिंग करने का, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जब विंडो को इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है, वो प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब माइक्रो प्रोसेसर ठंडा पड़ा है, बंद हो गया है, तो कोल्ड बूटिंग हो जाएगी। जब आपका माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, तो वो गर्म हो जाता है, तो वार्म बूटिंग कहलाती है। उसी के साथ सीमोस का काम होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो घड़ी है, जो डेट है, जो टाइम है, उसको अपडेट करना, टाइम को और दिनांक को बदलना, ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है आपका सीमोस चिप का। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is a स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन प्रोग्राम है? अगर आपको स्प्रेडशीट पर काम करना है तो आप इनमें से कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम पर काम करेंगे? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट? ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगर आपको रो और कॉलम में काम करना होता है, स्तंभ और पंक्ति में काम करना होता है, तो आप इनमें से किसकी मदद लेते हैं? तो अगर मुझे स्तंभ और पंक्ति में काम करना है तो मैं किसकी मदद लूंगी? मैं मदद लूंगी यहाँ पर MS एक्सेल की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं। स्प्रेडशीट का मतलब होता है वर्कशीट, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका MS एक्सेल के अंदर। 255 तक ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं एक वर्कबुक बनाने के लिए, और कम से कम 3 होती हैं। इसका एक्सटेंशन होता है XLSX, ठीक है। अगर आपको एक कॉलम से किधर की तरफ जाना है, एक कॉलम से अगर आप राइट साइड दाईं तरफ जाना चाहते हो तो टैब को दबाया जाता है। अगर बाईं तरफ जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ टैब को दबाना पड़ेगा। अगर आप एक सेल नीचे जाना चाहते हो तो एंटर को दबाया जाता है, और अगर आप एक सेल ऊपर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ एंटर को दबाया जाता है। याद रखना, ये चीज़ें पूछी जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट। क्लिप बोर्ड में जब आप डेटा को कॉपी करते हो तो वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। तो क्लिप बोर्ड से डेटा को चिपकाने के लिए, या डेटा को अगर हम क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग एनी डेटा? अगर आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, बताइए। डेटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? बिल्कुल Ctrl+V। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डेटा को पेस्ट करने की Ctrl+V होती है। Ctrl+D होती है डायलॉग बॉक्स को खोलने की। डायलॉग बॉक्स इन द सेंस ऑफ फॉन्ट। आपकी जो लिखावट होती है उस लिखावट का आकार बढ़ाना है, घटाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, मोटा करना है, पतला करना है, काला, नीला, हरा, नीला, पीला, गुलाबी करना है, कोई भी कलर इस्तेमाल करना है, कुछ भी अगर आप लिखावट से रिलेटेड करना चाहते हो तो Ctrl+D का इस्तेमाल होता है। Ctrl+C डेटा को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और Ctrl+X डेटा को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या दिया हुआ है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक वे टू स्विच बिटवीन विंडो। अगर आप दो विंडो के बीच में स्विच करना चाहते हो, आपने पहली विंडो खोली, इससे दूसरी पे जाना चाहते हो, इससे तीसरी पे जाना चाहते हो, इससे चौथी पे जाना चाहते हो, अगर आप विंडो के बीच में स्विच करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? Alt+Tab, Ctrl+Tab, Shift+Tab या Shift+Alt? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? तो जाहिर सी बात है Alt+Tab आ भी रहा है, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक से दूसरी विंडो में स्विच करना चाहते हो तो Alt+Tab इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ नेटवर्क। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे वो कौन सा था? मतलब इंटरनेट से पहले जो नेटवर्क आया था, इंटरनेट तो नाम नहीं था शुरू में तो नाम कुछ और था इसका। तो यहाँ पे बताना है आपको इंटरनेट का शुरू में नाम क्या था जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे। ऑप्शन आपको दे रखा है ARPANET, NSF, NET, नेट, VNet या iNet। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ARPANET इसका सही आंसर होगा। ARPANET की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च
प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्या हो जाएगी? प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये फुल फॉर्म हो जाएगी अगर हम बात करते हैं ARPANET की। 1970 में इसमें दो प्रोटोकॉल को मिलाया गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तब जाकर ये इंटरनेट बना और इसके बाद इसको ऑप्टिकल फाइबर की तारों से, ऑप्टिकल फाइबर की केबल से समुद्र के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी तार होती है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण रोशनियां उत्पन्न होती हैं और वही इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। क्लियर है? ARPANET इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ भारत में कब आया इंटरनेट, तो भारत में इंटरनेट आया 1995 में। 15 अगस्त 1995 में सुचारू रूप से लोगों के लिए इंटरनेट खोल दिया गया। इसको लाने वाली कंपनी कौन थी? VSNL। फुल फॉर्म हो जाती है इसकी विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या हो जाएगी? विदेश संचार निगम लिमिटेड फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे VSNL की। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। आज अगर आपने पूरी क्लास ले ली ना, आप ये समझ के चलो भाई कंप्यूटर आपको 80% बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट क्लास बहुत अच्छे से भी लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बिल्कुल डेली आपकी 1 PM पे क्लास होती है, दोपहर 1 बजे डेली होती है क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर? इनमें से किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोग करता है? बताइए। USA में, चीन में, भारत में या रूस में? और जिन्होंने कल की तांडव क्लास नहीं देखी है, कल, ठीक है, 13 तारीख को अगर मैं बताती हूँ आपका 13 जनवरी विवेक सर ने कल तांडव वाला आपका करंट अफेयर लिया था, है ना? तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। कहते हैं भाई एक क्लास मिल जाए, मुझे कोई नहीं, मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा या मैं 8 घंटे 13 घंटे पढ़ लूंगी, पर मुझे एक क्लास मिल जाए जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हो, तो वही चीज है ये, ठीक है? जरूर ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा इंटरनेट को यूज करने वाले लोग चाइना में है। भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है बताओगे मुझे? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? सबसे ज्यादा लोग, जनसंख्या कहाँ की है? चाइना की। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट को यूज करने वाले लोग भी कहाँ पे होंगे? चाइना में होंगे, नो डाउट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Who invented email? ईमेल को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। Who is the father of email? ईमेल के पापा जी, ईमेल के पितामह या ईमेल को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे? रे टॉमिल्सन यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन पहले उनका ही नाम आता है, रे टॉमिल्सन का। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था और @ का साइन भी रे टॉमिल्सन ने दिया था। लेकिन आगे चल के शिवा अय्यादुराई जी आए और इन्होंने ईमेल में बहुत सारे काम करे, इसलिए इनका नाम इसमें सम्मिलित कर दिया गया। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए और पढ़ जाओ आप धर्म संकट में कि अब क्या किया जाए, तो आंसर करोगे आप शिवा अय्यादुराई, क्योंकि अब यही बोले जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होता शिवा अय्यादुराई तो आंसर हो जाता रे टॉमिल्सन। क्लियर है? समझ में आया? ईमेल की अगर मैं बात करती हूँ, मैं बता चुकी, पहला 1971 में भेजा गया, @ का साइन भी रे टॉमिल्सन ने बनाया था। इसको आगे और एक्सप्लेन करूं मैं तो क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर? रे टॉमिल्सन ने किया ये सब चीजें। अच्छा, 500 ईमेल आपकी लिमिट होती है, एक दिन में आप 500 ईमेल भेज सकते हो, इससे ज्यादा भेजोगे तो पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो 25 MB तक की ईमेल आप भेज सकते हो, इससे ज्यादा MB की भेजोगे तो आपको लिंक क्रिएट करना पड़ता है। और ईमेल जो होता है आपका वो 15 GB का स्टोरेज लेता है, 10 GB उसका अपना खुद का होता है और 5 GB की स्टोरेज वो आपके फोन में या फिर लैपटॉप में या कंप्यूटर में लेता है। क्लियर है सारी चीजें? आगे चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS, MS विंडोज, यूनिक्स या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए जल्दी से, जल्दी से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा? क्लियर? देखो, GUI अगर मैं बात करती हूँ ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल जिनमें चित्र बना होता है, क्लिक करो खुल के आ जाएगा। कैरेक्टर जिनमें आपको कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है? तो भाई
MS विंडो तो चित्र वाला है। आप जब MS विंडो वाला कंप्यूटर लेते हो, मतलब कंप्यूटर के अंदर विंडो डालते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, तो आपको छोटे छोटे डेस्कटॉप पर आइकन दिखने लग जाते हैं। आप क्लिक करते हो वो खुल के आ जाता है, वही आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो या यूनिक्स में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन मिलती है और व्हाइट कलर से आपको लिखना पड़ता है कि भैया ओपन कर दो dir, कोई डायरेक्टरी है उसको खोल कर दे दो, और एंटर दबाओगे तब जाकर काम होगा। ठीक है, क्लियर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ 1970 के दशक में सी भाषा पर इसको बनाया गया। इसको बनाने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था केन थॉमसन और दूसरे व्यक्ति थे डेनिस रिची। दूसरे व्यक्ति कौन से थे? तो दूसरे व्यक्ति थे डेनिस रिची। दोनों ने मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था AT&T बेल लेबोरेटरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहाँ पे। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, बताइए। बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम का आधार क्या होगा? 2, 4, 8 या 16? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का एक आधार है, क्या आधार होता है? 2, 4, 8 या 16? तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आंसर 2 बिल्कुल सही है। 4 होते हैं ये। एक होता है आपका बाइनरी, दूसरा होता है आपका ऑक्टल, तीसरा होता है आपका डेसिमल, चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल। किसमें होते हैं? ये 4 भागों में आपके विभाजित होते हैं। बाइनरी का आधार 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। बाइनरी में 0, 1 आता है, ऑक्टल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आता है। डेसिमल में आपका 9 तक संख्याएं लिखी जाती हैं और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक और A से F तक के अल्फाबेट आते हैं। क्लियर? तो ये आपके 4 तरीके के होते हैं। बाइनरी पूछा है तो आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर डैश पार्ट्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? अभी मैंने बताया कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कितने घटक होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कंपोनेंट या घटक के बारे में पूछे तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, है ना। तो यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 2 कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा आपका हार्डवेयर और दूसरा हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये 2 घटक होते हैं कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर जिनको छुआ जा सकता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम, रोम, सारी चिप। और सॉफ्टवेयर हो जाती है आपकी प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज कन्वर्टर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर हो गया, लिंकर, लोडर हो गया, गेमिंग हो गई। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशंस ये सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 19, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। कैन मोस्ट कंप्यूटर, अच्छा इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सकती है? हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, कोई भी भाषा या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है आपको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन बचेगा आपका। जल्दी से बताइए और बाद में ये भी बताना है आपको फिर क्लास कैसी लगी आज की, है ना। बिल्कुल पूरा ध्यान केवल और केवल क्लास पे रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। क्योंकि जब हमने पढ़ रखा है कि हमारा कंप्यूटर भैया सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज समझता है, तो क्यों जबरदस्ती इसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? ये केवल और केवल मशीन लैंग्वेज समझता है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को समझाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मीडियम और इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमारी भाषाएं कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर की भाषाएं हमें समझाना, वो काम होता है किसका? मशीनी भाषा का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? कंप्यूटर ग्रिड होता है, क्या होता है? कंप्यूटर ग्रिड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप या नाभिक के अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठनों का एक हार्डवेयर घटक। ठीक है, कंप्यूटर इज अ ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए।
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो कंप्यूटर इज अ ग्रिड, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? तो देखो ग्रिड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो हार्डवेयर कंप्यूटर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटिंग इंस्टॉलेशन को, बिल्कुल। इनिशियल फॉर्मेट होता है सुपर कंप्यूटर का, या हार्डवेयर कंपोनेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखो न्यूक्लियर से तो कोई इसका लेना देना है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, कि इसमें सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको इंस्टॉल करके रखता है। तो जितने प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हो वो सारे प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। आज का होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, पासवर्ड प्रोटेक्शन इन कंप्यूटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये क्वेश्चन आपके आज की क्लास का होमवर्क है। टोटल 20 में से आपके कितने नंबर बने बताइएगा जरूर, और क्लास आपके लिए यूजफुल थी, कैसी रही, कितनी चीजें समझ में आई वो भी आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। मैं हो जाती हूँ साइड में खड़ी ताकि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सको और इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए तो क्लास को आज की करते हैं यहीं पर एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपने स्कोर और ये क्वेश्चंस कोई डाउट भी है वो भी आप ऑफलाइन कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।